दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में, जहां हम साइंस को बनाते हैं आसान और मज़ेदार। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक सुपर स्कोरिंग चैप्टर सॉल्यूशंस। और मैं वादा करती हूं आपसे कि इस वीडियो के बाद आप बोलेंगे सॉल्यूशंस, अरे यह तो बच्चा बच्चा सा चैप्टर है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के चैप्टर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। यानी बहुत ही सिंपल, सॉल्यूशन क्या है, एक तरीके का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जहाँ पे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही क्या होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, और एक ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जिससे हमें पता ही नहीं लगता कि इसमें कौन सा सॉल्यूट मिलाया गया है। इसे ही हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अगर बहुत ही आसान भाषा में बोलें तो जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और जो हमारा सॉल्यूट होता है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। यानी बहुत सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे शुगर इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, अलॉयज, जल्दी याद हो गया ना सबको। तो प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द यूनिफॉर्म, यानी होमोजीनियस हम उससे कहते हैं कि इसके अंदर क्या है पूरी, जहाँ अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एक स्पून भी क्या करते हैं, अगर हम एक स्पून क्या करते हैं, इसमें से एक सोल्यूशन उठाते हैं तो उसका भी कंपोजिशन हमें सेम मिलेगा, और पूरे कंटेनर का कंसंट्रेशन या उसका कंपोजिशन देखेंगे तो वो भी हमें सेम मिलेगा। इसे ही हम कहते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन। तो आइए चलिए जानते हैं सोल्यूशन की क्या टाइप्स होते हैं। तो आप जानते हैं, आपके पास जितने भी मिक्सचर दिखाई देते हैं हमारे आसपास, सब सोल्यूशंस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुछ सोल्यूशंस के, तो जैसे जो जो हमें क्या मिलते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, यानी ऐसे सोल्यूशन जिसमें हम दो सॉलिड को मिक्स करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अलॉयज के नाम से जानते हैं। अगर हम क्या डालते हैं, लिक्विड इन लिक्विड होता है अगर हमारा, तो उसमें हम क्या, उसका एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, अल्कोहल इन वाटर। और तीसरा क्या है हमारा, अगर गैस इन गैस हो, यानी गैस को गैस में डिजोल्व कराया जाए तो वो क्या बनाता है, हमारा एयर। यानी वो मिक्सचर ऑफ क्या होता है, हमारा एयर। तो सोल्यूशन सिर्फ लैब तक ही लिमिटेड नहीं है, लाइफ के हर कोने में हमें सोल्यूशन ही सोल्यूशन दिखाई देते हैं। तो चलिए हम अगला फोकस करते हैं अपने कंसंट्रेशन टर्म्स पे, जहाँ पे हमारा क्या है, इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। इसमें से क्या होते हैं, भर भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मास परसेंट निकालने को, वॉल्यूम परसेंट निकालने को, या मास एंड वॉल्यूम परसेंट निकालने को। तो जब भी हमें ये कैलकुलेट करने को कहा जाता है तो हमें बस क्या लेना होता है, अपना एक सिंपल रेशियो निकालते हैं हम। लाइक मास 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 बाय मास बोला जाएगा तो ऊपर गिवन मास निकालेंगे, और नीचे टोटल टोटल मास इनटू किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो इस तरीके से आगे प्रोसीड होता है। सेकेंड टर्म आती है हमारी मोलारिटी। तो मोलैरिटी हमारी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। एंड सेकेंड थिंग, मोलैरिटी हमें याद रखने वाली बात है मोलैरिटी में, कि मोलैरिटी हमेशा क्या होती है, टाइम के साथ क्या करती है, टेम्परेचर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। यानी मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। पर अगर नेक्स्ट ही हम क्या देखेंगे, अपनी मोलैलिटी देखेंगे, तो मोलैलिटी कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। सेकेंड थिंग है मोलालिटी क्या होती है, तो मोलालिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी हम बात करते हैं मोलारिटी की, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं मोलारिटी की, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, अपना सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, रेशियो में जब भी लेते हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सोल्यूशन लेते हैं लीटर में। पर जब भी हम मोलालिटी की बात करते हैं तो मोलालिटी में हम क्या करते हैं, अपने सॉल्वेंट को कंसीडर करते हैं सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट अपॉन में क्या होता है, हमारा सोल्यूशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा सॉल्यूट अपॉन में क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है।
तो नेक्स्ट चीज़ इसमें ये याद रखने वाली बात है कि क्या होती है, तो और मोल और मोलालिटी क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मोलालिटी कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से। ओके, तो ये क्या है, हमारा मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से, ठीक है। और काई इक्वल टू क्या होता है हमारा, गिवन मोल, ठीक है। बाई चांस हमारे पास दो पार्टिकल हैं, तो Na अपॉन टोटल मोल्स, Na प्लस Nb, ये होता है क्या, इसका फॉर्मूला, इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का। और हमेशा हमें याद रखना है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का सम हमेशा, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। यानी XA प्लस XB किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये टॉपिक खत्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक की बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट ट्रिक क्या मिलती है हमें। तो इम्पॉर्टेंट ट्रिक हमें ये पता चलती है कि अगर हम क्या बोलते हैं, हम हिंदी में लिखते हैं इसको मैसेज वाली लैंग्वेज में, कि टेम्परेचर बदलने पर, टेम्परेचर बदलने से मोलारिटी चेंज होती है, ठीक है। टेम्परेचर बदलने से मोलारिटी चेंज होती है, पर मोलालिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पर मोलालिटी कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। यानी मोलारिटी बदलती है, मोलालिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो नेक्स्ट बात आती है हमारी सॉल्युबिलिटी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे पास, सॉरी एक सेकेंड, तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो फिज़ करके जो आवाज़ निकलती है, जब भी हम क्या करते हैं, अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को क्या करते हैं, जब ओपन करते हैं तो हमें इस तरीके की साउंड मिलती है। पर जब क्या होता है, उसको हम बाहर छोड़ देते हैं, यानी फ्रिज में ना रख के टाइम के साथ उसे बाहर छोड़ देते हैं, तो ये जो फिज़ की जो साउंड है, ये क्या हो जाती है, ये क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये गायब क्यों हो जाती है। तो आइए बताते हैं आपको कि ये गायब क्यों हो जाती है। इसको बताने से पहले डिस्कस करते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी हमारा क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट, यानी कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो पाता है मैक्सिमम लेवल तक, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी को बताने के लिए मेनली एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, हेनरी। हेनरी ने हमें अच्छे से बताया कि सॉल्युबिलिटी, यानी उन्हीं ने ये जवाब दिया कि ये जो फिज़ की जो आवाज़ है, ये टाइम के साथ गायब क्यों हो जाती है। ओके, तो हेनरी ने हमें बताया, हेनरी ने हमें ये बताया कि जैसे जैसे क्या होता है, टाइम के साथ साथ जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यानी टाइम के साथ साथ टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। और जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आइए देखते हैं हेनरी ने अपने लॉ में क्या बताया है। तो हेनरी ने ये कहा कि द मास ऑफ गैस, हेनरी ने एक स्टेटमेंट दी कि द मास ऑफ गैस द मास ऑफ द गैस dissolved पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट proportional to the pressure of the gas at कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जो गैस का जो क्या है, हमारा मास है, यानी उन्होंने ये बताया कि जो मास ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी प्रेशर पे। लेकिन ये कब होगा, एट कांस्टेंट
टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम टेम्परेचर बदलते रहेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, जब कांस्टेंट का साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है जिसे हम क्या कहते हैं, के एच इंटू क्या हो जाता है हमारा, पी। ठीक है, के एच इंटू क्या हो जाता है हमारा, पी हो जाता है। ठीक, तो ये तो बात रही किसकी, हेनरी ने जो लॉ दिया अपनी, जहाँ पे क्या होता है, पी हो जाता है हमारा प्रेशर और के एच हो जाता है हमारा हेनरीज कांस्टेंट। तो अगर हम इसी में इससे हम क्या समझते हैं, मास, अगर हमारा क्या है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है हमारा, प्रेशर ऑफ द गैस। जब हम किसके बारे में बात करेंगे, मास के टर्म्स में बात करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी किस में बात करेंगे, जब हमारे पास गैस होगी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मास ऑफ गैस क्या होगा, सॉल्युबल होगा, पानी में घुलेगा अपने सॉल्वेंट में। अगर हम इसी को चेंज कर देते हैं किसके टर्म्स में, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है, P किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, X के, और P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे। एंड बोर्ड के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब मान के चलो कि एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलेंगे, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे अपने बोर्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, पी, और अगर हम किसके भी, अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं, पी और के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, पी, के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन मोल फ्रैक्शन, एक ये रिलेशन मिलेगा हमें। तो के एच हमने यहाँ से पता कर लिया। अब देखो, के एच यहाँ पे है और मोल फ्रैक्शन यहाँ पे है, इनके बीच में इन्वर्स का रिलेशन है। यानी कि अगर हम एक रिलेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम एक रिलेशन देने की कोशिश करें, तो अगर हम के एच को क्या करते हैं, अगर हम के एच को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे जैसे हम के एच को बढ़ाएंगे, अगर के एच हमारा बढ़ता है, अगर के एच हमारा बढ़ता है तो मोल फ्रैक्शन हमारा घटता है। अगर के एच हमारा डिक्रीज़ होता है, यानी हेनरी कांस्टेंट डिक्रीज़ होता है, तो मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। यानी अगर हम एक लाइन में बात कहें कि जिसका क्या हो जाएगा, जिसका हेनरी कांस्टेंट यानी के एच ज़्यादा है, उसकी क्या होगी, उसकी हमारी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हमेशा कम रहेगी। और जिसका के एच कम है, यानी हेनरी कांस्टेंट कम है, उसकी जो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, वो हमेशा क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। एक आता है हमारा नेक्स्ट टर्म, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है कि जब, जिसमें क्या होता है, प्रोसेस इन विच सॉल्यूट मिक्सेस विद सॉल्वेंट टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए जो हमारा क्या होता है, सॉल्यूट होता है, वो सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होती है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन फास्ट होगा, यानी तेज़ी से क्या होंगे हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हमारे सॉल्वेंट में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे उतनी ही फास्ट तरीके से। सेकेंड है हमारा स्टीरिंग, हेल्प द सॉल्वेंट टू रीच सॉल्यूट क्विकली। अगर हम क्या करेंगे, स्टर करते हैं, ये हमारा क्या है, कंटेनर है, इसमें हम क्या डाल देते हैं, स्टरर, और इससे हम क्या करते हैं, राउंड 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 इस तरीके से क्या करते हैं, स्टर करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टर करने से क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट तक क्विकली पहुंचता है और इससे भी डिसोल्यूशन हमारा फास्ट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सरफेस एरिया, जिसमें हम क्या कहते हैं, जो हमारे, अगर हमारे पास क्रिस्टल है और एक हमारे पास क्या है, पाउडर फॉर्म में है, कोई भी चीज़ पाउडर फॉर्म में है, तो वो हमारे क्या होगा, सॉल्वेंट में क्या होगा, ईजिली क्या डिसॉल्व होगा, हमारा पाउडर जल्दी डिसॉल्व होगा एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टल।
अगर हम नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करते हैं तो क्या होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक पोलर डिजॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। ठीक है, पोलर 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 को डिजॉल्व करता है और नॉन पोलर को डिजॉल्व करेगा उतनी ही फास्ट तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउल्ट्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ के क्या होते हैं, दो लॉ होते हैं, एक होता है फॉर वोलेटाइल लिक्विड एंड सेकंड होता है फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड। तो वोलेटाइल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं, वोलेटाइल मतलब क्या, जो हमें क्या देते हैं, वेपर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो क्या बनाएंगे, वो वेपर्स फॉर्म करेंगे। और दूसरा क्या होता है, सॉरी लिक्विड कह रही हूँ, वोलेटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं। तो वोलेटाइल सॉल्यूट या वोलेटाइल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो वेपर्स देते हैं, और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, वंस दैट डज नॉट इवेपोरेट, वो इवेपोरेट नहीं होते हैं तो वेपर नहीं देते हैं। उसके भी पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, जहाँ जहाँ पे लाइक P यूज़ करेंगे, PA यूज़ करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे हम क्या करेंगे, P नॉट, जहाँ पे भी नॉट लगेगा और ए के साथ नॉट लगेगा, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट के प्रेशर की। ठीक है, प्योर लिक्विड या फिर प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर की। और अगर कहीं पे पी भी लिखा होगा तो बी हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे सॉल्यूट को। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं अपनी कि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। राउल्ट्स लॉ ये कहता है the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in the liquid। कि जो प्रेशर का जो सोल्यूशन होता है, यानी वोलेटाइल लिक्विड के लिए, यानी पी सोल्यूशन, स्मॉल पी मतलब पार्शियल प्रेशर। तो जो पार्शियल प्रेशर का जो सोल्यूशन होता है वो अपने कंपोनेंट में जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं उनके वेपर प्रेशर के क्या होता है, उनके पार्शियल प्रेशर के क्या होता है, बराबर होता है ईच कंपोनेंट। यानी सोल्यूशन के अंदर क्या डिजॉल्व हो, दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सॉल्यूट भी होता है हमारा और सॉल्वेंट भी होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का प्रेशर लेंगे, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूट कैसा है, वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल है तो वो भी क्या करेगा, हमें वेपर्स देगा। तो क्या हो जाता है हमारा P0A इंटू क्या हो जाता है हमारा XA, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और हम ऐड करते हैं इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू क्या हो जाता है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी हमारा क्या हो जाता है, सॉल्यूट। ये बात रही किसकी, हमारे फॉर वोलेटाइल सोल्यूशन की। अगर यही हम क्या बात करते हैं नॉन वोलेटाइल के लिए, नॉन वोलेटाइल के लिए क्या होता है कि हम यहाँ पे नॉन वोलेटाइल के लिए क्या है, सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम P0B लिखते हैं तो P0B इंटू क्या लिखते हैं, XB। ठीक है, अगर प्रेशर में क्या होगा, अगर पीबी का लिखेंगे, अगर प्रेशर ही नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, तो जो हमारा क्या होता है पीबी होता है वो क्या हो जाएगा, 0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 0 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो क्या हो जाता है हमारा, जो हमारा होता है P0B किसके बराबर होता है, 0 के, P0B हो जाता है हमारा 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, और P0B जब 0 के इक्वल हो जाता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाता है हमारा, ओनली क्या हो जाता है हमारा, P0A इंटू क्या हो जाता है हमारा XA, सॉरी P0A इंटू क्या हो जाएगा हमारा XA। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी तो क्या है 0, तो पी सोल्यूशन क्या हो जाता है हमारा, P0A इंटू क्या हो जाता है हमारा XA। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर नॉन वोलेटाइल, और ये किसके लिए हो जाता है हमारा, वोलेटाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ हमारा, इससे हमेशा कम से कम 2 से 3 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इसी में आते हैं हमारे दो टाइप के सोल्यूशन। एक वो सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, फॉलो द राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन, यानी नो वॉल्यूम चेंज, नो हीट चेंज ऑन मिक्सिंग, किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आता है, वो सारे होते हैं हमारे आइडियल सोल्यूशंस। एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस जो हमारे राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं एंड पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी जैसा राउल्ट्स लॉ ने बताया है उसको फॉलो ना करके या तो गिवन टर्म से क्या होते हैं, ज़्यादा वेपर्स देते हैं या उससे कम वेपर्स देते हैं। ज़्यादा देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, और कम देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं।
उसके बाद मूव करते हैं हम अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, ये एक और टॉपिक है जो क्या होता है हमारे पूरे चैप्टर के लिए क्या है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे भी क्या होते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्या होते हैं हमारे, बहुत सारे क्या होते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बस एक ही बात सबसे मेन ध्यान रखने वाली ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी क्या करती है, सोल्यूशन या सॉल्वेंट के या फिर सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ये हमेशा डिपेंड करती है पार्टिकल्स पे, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। मोर द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ग्रेटर द कॉलिगेटिव इफेक्ट। These property appear only for solution with non-volatile solutes। and colligative properties कौन शो करता है, याद रखना है हमें, ओनली नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स। जितने भी हमारे क्या होते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स होते हैं, वही क्या करते हैं, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। वोलाटाइल सॉल्यूट्स कभी भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन दैट डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट देयर नेचर। सिर्फ उनके नंबर पे डिपेंड करते हैं, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी, सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे हम RLVP भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB। उसके बाद होता है हमारा डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड उसके भी नेक्स्ट आता है क्या हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव रोलिंग इन वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P0 माइनस PS अपॉन में आता है हमारा P0 इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, P0 स्टैंड्स फॉर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सिर्फ P0 लिखा है, सिर्फ P0 है, यानी ये क्या हमारा सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए, इसलिए A और B नहीं लिखा, वरना ये B का ही है। ठीक है, प्योर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट है हमारा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। ठीक है, KB क्या होता है हमारा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं KB को हम क्या कहते हैं। KB हमारा होता है, ओके। एंड डेल्टा TB कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा TB कैलकुलेट होता है हमारा TB माइनस TB0। ठीक है, इजी सा ट्रिक है इसको याद करने के लिए। अगर ये भूल जाते हैं कि डेल्टा TB क्या होता है, अगर दो टेम्परेचर दिए हों तो बड़े में से हम क्या करेंगे, छोटे को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, डेल्टा TB निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारा डेल्टा TF। डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाता है, KF इंटू M। M stands for मोलालिटी। ठीक है, KF क्या होता है हमारा, सॉरी स्मॉल m क्या होता है हमारा, मोलालिटी। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम है, KF निकालने के लिए, सॉरी डेल्टा TF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा TF निकालने के लिए क्या करेंगे, TF0 माइनस TF। ठीक है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा TF। नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जो क्या होता है हमारा पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, पाई इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, CRT। C इक्वल टू, जहाँ पे हमारा C इक्वल टू क्या होता है, N/V। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाता है, N/V इंटू R इंटू क्या हो जाता है हमारा T। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे आता है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास बेसिकली हमें बताता है, जो उसकी वैल्यू आती है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट होता है, तब आता है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएँ तो व्हेन द कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज़ हायर और लोअर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। यानी जो हमने कैलकुलेट किया है और जो हमने एक्सपेक्ट कर रखा था, यानी एक्सपेक्टेड मतलब जो हमारा क्या है, थ्योरेटिकल डेटा है, जो थ्योरेटिकल डेटा है और जो एक्सपेरिमेंटल डेटा से क्या आता है, अप एंड डाउन आता है, ऊपर नीचे आता है, एक का एक कम ज़्यादा आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो हमारी क्या होती है, जो हमारी क्या होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू होती है,
ठीक है। जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो क्या करती है, डू नॉट मैच विद एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से मैच नहीं करती है। एंड इसका सीधा सीधा सा सिर्फ एक ही मतलब होता है कि हमारे पास क्या हो रहा है, या तो क्या होने वाला है, या तो होने वाला है हमारा एसोसिएशन, या तो हमारा क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। और सेकेंड चीज़, एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, फिर एसोसिएशन नहीं होगा तो क्या हो रहा होगा, हमारा डिसोसिएशन। ठीक है, दो ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके पीछे एबनॉर्मल मोलर मास के, या तो एसोसिएशन या तो डिसोसिएशन। एंड एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया टॉपिक, एक नया टर्म आता है हमारा, वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर जिसे हम क्या करते हैं, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वेंट ऑफ फैक्टर की तरफ। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या बताता है हमें, कि या तो एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, या तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये हमें किससे पता चलता है, अपने 3 पॉइंट्स से पता चलता है। वो पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं, तो देखते हैं वो पॉइंट हमारे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हो रहा है हमारा डिसोसिएट्स, मतलब अगर क्या हो रहा होगा हमारा, डिसोसिएशन हो रहा होगा। अगर डिसोसिएशन हो रहा होगा तो क्या करेगा हमारा, डिसोसिएट करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा डिसोसिएशन, जब आई ग्रेटर हो जाएगा 1 से। अगर हम नेक्स्ट हमारा है एसोसिएशन। डिसोसिएशन किस केस में होगा, जब आई ग्रेटर होगा 1 से। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एसोसिएशन, जहाँ पे क्या एसोसिएट होना, क्या मतलब, पार्टिकल्स का कंबाइन होना। और जब पार्टिकल्स कंबाइन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 से स्मॉल हो जाएंगे। तो अगर आई की वैल्यू 1 से कम आएगी, आई की वैल्यू अगर 1 से कम आती है, तब हम क्या समझ जाएंगे, हमारा क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है। और अगर आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 के बराबर, यानी आई की इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा 1, तब हमारा क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ना तो एसोसिएट कर रहे हैं और ना ही डिसोसिएट कर रहे हैं। इनमें से क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक है, और ये हो गया डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो एसोसिएशन, वेंट ऑफ फैक्टर क्या करता है, जो हमारे क्या कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, बस उनके फॉर्मूले को क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। एंड मॉडिफाई इस रिस्पेक्ट में करता है, वो देखते हैं। देखो, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट था वो अब क्या हो जाता है, डेल्टा टी बी। बॉइलिंग पॉइंट क्या था, के बी इंटू, हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा था, डेल्टा टी बी था, इक्वल टू क्या होता था, के बी इंटू क्या होता था हमारा एम। ठीक है, के बी इंटू क्या होता था हमारा एम। और इसमें बस क्या लग जाएगा, आगे आई लग जाता है। यानी अब जो नया फॉर्मूला बन जाता है वो क्या हो जाता है, आई के बी इंटू क्या हो जाता है हमारा एम। और ये क्या हो जाता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड देखते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्या हो जाता है, टी एफ। तो डेल्टा टी एफ उधर क्या था, डेल्टा टी एफ उधर क्या था, के एफ इंटू एम होता था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम वेंट ऑफ फैक्टर लगा देंगे इसमें, तो डेल्टा टी एफ चेंज हो जा ओके क्या हो जाएगा, के आई के एफ इंटू क्या हो जाएगा हमारा एम। उसके बाद आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। उधर क्या था हमारा, सी इंटू आर इंटू टी होता था, पाई इक्वल टू, यहाँ पे पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी आर टी, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। ये हो जाएंगे हमारे फॉर्मूले। तो जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था तब मैंने बताया था के बी होता है और के एफ होता है। तो हम के बी को क्या बोलते हैं एंड के एफ को क्या बोलते हैं, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इन दोनों का नाम क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखना, तो कमेंट में लिखना ना भूलें, सोल्यूशन इज़ नो मोर कन्फ्यूजन। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय, टाटा।